बच्चों, गद्य खंड की श्रृंखला में आज हम पाठ 5 गलता लोहा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। इन्हीं की एक रचना है दाजियो और इसमें इसकी कुछ लाइनें हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। शेखर जोशी, इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म 1932 अल्मोड़ा में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार, एक पेड़ की याद। इनका सम्मान पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पुराने उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। अब गलता लोहा, इस कहानी में शेखर जोशी की ये कलात्मक कहानी है और इसमें जातिगत विभाजन पर अनेक कोणों से टिप्पणी की गई है। इसमें बताया गया है कि जिन परिस्थितियों में एक प्रतिभावान निर्धन ब्राह्मण युवक अपनी जातिगत परंपरा को छोड़कर लोहार का काम करता है, वह न केवल हथौड़े की चोट पाड़ता है बल्कि अपनी कुशलता भी दिखाता है। इस कहानी में का मुख्य पात्र है मोहन और कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोली की ओर मुड़ गए। उनके मन में किसी कोने से शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। तो हुआ ये था कि लेखक बता रहा है कि कहानी का पात्र मोहन धनराम लोहार के हथौड़े की आवाज़ को सुनता है और अनायासी शिल्पकार टोली की ओर उसके पैर चल पड़ते हैं। मोहन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। वह एक लंबी दरांती लेकर घास और कांटेदार झाड़ियाँ साफ करने के लिए घर से निकला था। एक कोई घास वगैरह काटने के लिए एक कोई औजार था, वो उसको लेके निकला था। वंशीधर इसे गांव से कुछ दूर पर दूसरे गांव में शिव की आराधना के लिए भेजना चाहते थे, किंतु अभ्यास और गति ना होने के कारण वह अपने पिता की बात को अनसुना कर देता है। इसलिए वह पिता का कुछ काम हल्का करने के लिए दराती लेकर खेतों की ओर चला जाता है। दराती को धार, जो उसमें धार थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इस कारण वह धनराम लोहार के पास गया। वहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह के विषय में पूछता है। दोनों बचपन की दो दोस्त थे, वो मोहन और धनराम, और दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन को वे सबसे ज़्यादा चाहते थे, उसे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। फिर आगे इस कहानी में लेखक बताता है, बच्चों, जैसा कि मैं आपको सिर्फ कहानी का सारांश ही बताऊंगी और कहानी आप पढ़ते जाइएगा और सारांश आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। फिर लेखक आगे बताता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन से बहुत सारी उम्मीदें थीं। वह कक्षा में सबसे होशियार बालक था। वे मोहन के द्वारा ही कमज़ोर बालकों को सजा दिलवाते थे। धनराम को भी उसने कई बार पीटा था, लेकिन धनराम ने भी उसका बुरा नहीं माना, बल्कि उसे उसका अधिकार समझा। मास्टर जी का कहना था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बन
उनका और उनके स्कूल का, उनके गांव का नाम रोशन करेगा। धनराम तीसरी कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद कभी स्कूल गया ही नहीं। धनराम को काफ़ी रट्टा लगाने पर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। मास्टर जी सदा मोहन की बड़ाई करते थे और मास्टर जी जो थे वो सज़ा पाने वाले से ही हथियार का चुनाव करवाते थे। जिसको सज़ा देते थे उसी से कहते थे जाओ डंडा लेके आओ। उन्होंने धनराम को हथौड़ा चलाने की विद्या सीखने के लिए कहा। अब वह अपने पिता गंगाराम से काम सीखने लगा। गलती करने पे वे धनराम को सज़ा भी देते थे। गंगाराम की अचानक मृत्यु होने पर सारा काम धनराम ने संभाल लिया। मोहन ने 5वीं में छात्रवृत्ति प्राप्त की, इस जिससे उसके पिता की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई, उनका मनोबल बढ़ा। वे अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन को 4 मील दूर स्कूल में जाना पड़ा। उसे 2 मील की चढ़ाई और बरसाती नदी पार करनी पड़ती थी। बरसात के दिनों में उसका प्रबंध नदी पार ही एक घर में कर दिया गया। एक दिन नदी पार करते समय वह पानी के तेज बहाव में भी फंस गया और उस दिन से उसके पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। फिर वंशीधर के ही रिश्तेदारी में एक युवक था जो लखनऊ में रहता था। उसका नाम था रमेश। वो छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वंशीधर ने मोहन के भविष्य से जुड़ी चिंता उसको बताई। वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात कहने लगा तो वंशीधर को उसमें भगवान नज़र आने लगे। अब मोहन रमेश के साथ लखनऊ भी चला गया। वहाँ उससे बाज़ार का सारा काम करवाया जाता था। रमेश उसे दूसरों के सामने घरेलू नौकर बताता था। मोहन को एक साधारण से स्कूल में भेजा गया, लेकिन नए वातावरण और दिन रात काम करने के कारण मोहन पढ़ाई में अपना कोई स्थान नहीं बना पाया। कई बार तो छुट्टियों में भी घर नहीं आ पाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह अपने पिता को वास्तविकता बताकर और दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद मोहन की पढ़ाई बंद करवा दी गई। अब उसे तकनीकी स्कूल में भेज दिया गया। उसकी दिनचर्या पहले की ही तरह चलती रही। कोर्स करने के बाद वह नौकरी के लिए मारा फिरने लगा। उधर वंशीधर अपने बेटे के अफसर बनने के विश्वास को लिए हुए सपने संजो रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो उनका सपना टूट गया और फिर वह अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। धनराम द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने घास का तिनका मुंह में लेकर उसके विषय में झूठ बोल दिया। धनराम भी उनकी खूब प्रशंसा करता था। शहर में रहते थे और उनका बेटा वहाँ पढ़ रहा था, परंतु जब उन्हें सच्चाई पता चली और एक बार वो धनराम के पास किसी काम से गए थे, किसी लोहे में धार रखवाने के लिए, तो धनराम द्वारा पूछे जाने पे वो सच्चाई नहीं बता पाए। लेखक आगे बताता है कि मोहन और धनराम कई प्रसंगों पर बात करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए पर अच्छी तरह से धार लगाई और बेट डालकर वापस दे दिया। मोहन वहीं बैठा रहा। उस समय ब्राह्मणों का शिल्पकारों में उठना बैठना नहीं था, जातिवादिता बहुत ज़्यादा थी, तो कोई काम होता तो खड़े खड़े ही हो जाता था। मोहन को बैठे देख धनराम असमंजस में पड़ गया और बिना कुछ कहे अपना काम करता रहा। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोलाई से मोड़ने की असफल कोशिश कर रहा था। जब बहुत प्रयत्न के बाद ही वह ऐसा न कर पाया तो मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर अभ्यस्त हाथों से ठोक पीट कर उसे गोले का एक रूप प्रदान कर दिया। मोहन ने यह सब इतना जल्दी कर डाला कि धनराम को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह मोहन को देखकर हैरान था। उसे इस बात की हैरानी थी कि एक ब्राह्मण ने लोहार का काम किया। मोहन इस गोले को देखकर
धनराम की ओर उस मुद्रा में देखता है कि क्या वह सही कारीगर है। उसकी आंखों में एक कलाकार की चमक थी। वहाँ किसी प्रकार की न कोई प्रतिस्पर्धा थी और न ही कोई हार जीत का प्रश्न था। तो दोस्त थे, एक ही विद्यालय में पढ़ते थे दोनों, और आपसी स्पर्धा तो नहीं थी, परंतु मास्टर त्रिलोकी सिंह के द्वारा जब उसको सज़ा दिलाई जाती थी तो मोहन अपने को थोड़ा सा सब बच्चों से अलग समझ लेता था। पिता के भी बहुत सारे सपने थे कि बेटा बाहर जाके पढ़ेगा, अफसर बनेगा, स्कूल का नाम, घर का नाम, सबका नाम रोशन करेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है और अंत में मोहन को अपने घर वापस आना पड़ता है और अपनी बहुत ही दयनीय स्थिति के साथ ही गुजारा करना पड़ता है। तो यही आपका था आज का सारांश। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्नोत्तर मैं आगे की श्रृंखला में आपको उपलब्ध कराऊंगी।